नमस्कार, मैं संदीप तिवारी एक बार फिर से आप सभी का इस नई पहल, नई इनिशिएटिव में स्वागत कर रहा हूं, जिसमें आप गणित की तैयारी मेरे साथ कर रहे हैं एक नए मीडियम से। गणित की किताब से ही सीधा डायरेक्ट सवालों को स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैं आपको बोर्ड पर प्रोवाइड करता हूं, उनकी प्रैक्टिस करवाता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपने इसकी हमसे लगातार डिमांड की थी। आपने अपनी अपनी परीक्षा को ध्यान में रख करके हमको कमेंट्स किया, मैसेजेस दिए, जिसको हम ध्यान में रखते हुए इस प्रैक्टिस सेशन को आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने जो अपने सत्र प्लान किए, जो सेशंस प्लान किए हैं, उसमें मिसलेनियस सेशंस भी हैं, जिसमें सभी परीक्षाओं को कवर एक साथ किया गया है, और साथ साथ कुछ ऐसे भी सेशंस हैं जो कि किसी एक एग्जाम को टारगेट करते हुए हैं। बीपीएससी इस समय का सबसे बड़ा एग्जाम टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के रूप में आपके सामने होने चल रहा है, जिसकी आज की सेशन में सभी सवालों को उसी एग्जाम को टारगेट करते हुए मैं यहाँ पर लेने जा रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप अपनी इस किताब, जो गणित की किताब आप अंगणित की देख रहे हैं, उसमें उस परीक्षा के सीधे पीवाईक्यूज अर्थात जो जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उस एग्जाम से रिलेटेड उनके सवालों को डायरेक्ट दे सकते हैं, या उन एग्जाम्स के रिलेवेंट सवालों को आप लोग सीधा सीधा विथ एक्सप्लेनेशंस उस बुक में भी पढ़ सकते हैं, और साथ साथ मेरे से भी आप लोग यहाँ पर कवर कर सकते हैं। आइए आज के सेशन को बीपीएससी ओरिएंटेड सीधा बनाते हैं। बिहार टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम को हम टारगेट करते हुए आज का सेशन आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। देर ना करते हुए सबसे पहले बुक का लुक देख लीजिए। बुक की प्रेजेंटेशन आपके सामने है, और दूसरी तरफ हम बढ़ते हैं अब सवालों पर। पहला सवाल देखिए बीपीएससी जूनियर का है। जो जूनियर के अभ्यर्थी हैं इस सवाल को देखें, और ये सवाल टीआरई 3.0 का सवाल है, लेटेस्ट एग्जाम जो आपका हुआ था। यदि एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है तो 17वां पद क्या होगा। सबसे पहले आप जान लीजिए कि समांतर श्रेणी होती क्या है। समांतर श्रेणी एक जनरल श्रेणी, आप देखिए बुक में ये सवाल है और इसकी व्याख्या भी बुक में आपको मिल जाएगी। सबसे पहले आप समांतर श्रेणी को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। एक श्रेणी जिसमें पदों का अंतर समान हो वह समांतर श्रेणी कहलाती है। पहला पद ए हो, दूसरा पद ए प्लस डी हो, तीसरा पद ए प्लस 2डी हो, ऐसे बढ़ते चले जाएं तो यह श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। जिसमें पदों का अंतर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि डी का अंतर, फिर डी का अंतर, फिर डी का अंतर, अर्थात ऐसी श्रेणी को ही समांतर श्रेणी कहते हैं। जिसमें ए को हम कहते हैं पहला पद, ए को कहते हैं पहला पद, और सबसे इंपॉर्टेंट डी को हम कहते हैं सार्वंतर, मतलब कॉमन डिफरेंस इसको कहा जाता है। पदों का अंतर ही सार्वंतर है और वह सेम रहता है, इक्वल रहता है। ऐसी केस में जब आपको पहला पद ए मिलता है, देखिए फर्स्ट टर्म अगर ए मिलता है, सेकेंड टर्म आपको ए प्लस 2डी मिलता है, थर्ड टर्म ए प्लस डी मिलता है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म अगर ए प्लस 2डी मिलता है, तो आपको ऐसे में nth टर्म अगर फाइंड करना है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी मिलेगा। मतलब जैसे आपने थर्ड टर्म पर पहुंच करके 2d प्राप्त किया, 3 से 1 घटाकर d से मल्टीप्लाई किया और 1 जोड़ दिया, ऐसे अगर nth टर्म कभी निकालना हो तो इसके लिए टर्म बनता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जनरेट होता है। जब से मैं आपसे कभी भी किसी टर्म के लिए बोलूं, अगर मैं आपसे कहूं फिफ्थ तो आप लिखो a प्लस 4d, करेक्ट है। अगर मैं बोलूं टेंथ तो आप लिखो a प्लस 9d, मतलब उसमें से 1 घटाकर d से मल्टीप्लाई करें और a जोड़ दें। इस तरह से टर्म्स डिसाइड हो जाते हैं। अब इस सवाल में देखिए कहा क्या है समांतर श्रेणी का तीसरा पद, तो तीसरा पद क्या होगा a प्लस 2d, तीसरा पद होगा a प्लस 2d, जो कि कितना है बताएं, 5 है। इसके सामने लिखिए 5। फिर आगे बढ़ता हूं, सातवां पद 9 है, सातवां क्या होगा a प्लस 6d, a प्लस 6d जो कि कितना है बोल दीजिए, कंफर्म करिए 9 है। अब आपसे 17th पूछ रहा है जो a प्लस 16d होगा, ठीक है। इसके मान को हमें फाइंड करना है। आइए हम लोग इसको फाइंड करते हैं। कैसे? इसके लिए सबसे पहले इसका हम साइमल्टेनियस सोल्यूशन डिसाइड करते हैं। इसको माइनस किया, माइनस किया, माइनस किया, ये कैंसिल हुआ। यहाँ पर माइनस 4d हुआ, 6 से 2 निकला, और यहाँ माइनस 4 हुआ, 9 से 5 निकला, माइनस माइनस से 4, 4 से d का मान 1 आ गया। जो सार्वंतर है, कॉमन डिफरेंस है, वो 1 है। अब इस d के मान को उठा के कहीं किसी इक्वेशन में पुट करिए। पहले में पुट किया a प्लस 2 इंटू डी, डी का मतलब 1 है, बराबर 5 कर दिया। तो a बराबर 5 में से 2 घटेगा 3 हो जाएगा, a का मान कितना आ जाएगा 3। अब पहला पद 3 हो गया। सवाल में हमसे पूछा है 17वां पद 17th, तो 17th टर्म देखिए क्या हो जाएगा। 17th टर्म जो होगा वो a प्लस 16d होगा। a का मान कितना है 3 है, 16 गुणे 1 कर दें तो 16 1 के 16, 16 में 3 जुड़ेगा 19। 17वां पद आपका 19 हो जाएगा, जो कि पहले ही ऑप्शन में आपको सवाल ये सोल्यूशन दे रहा है। इस तरह के सवालों पर, मतलब समांतर श्रेणी पर, आपको अच्छा अप्रोच रखना है, क्योंकि ये सवाल मैं देख रहा हूँ लगभग एग्जाम्स में आपको देखने को मिल रहे हैं। जूनियर का सवाल है, करने को
या होने को ये प्राइमरी का भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। एक संख्या है, सवाल देखिए ध्यान से क्या लिखा गया है। एक संख्या को 3 से, ये भी देखिए बीपीएससी जूनियर 2024 अर्थात तैयारी 3.0 का एग्जाम है, एग्जाम के सवाल को रखा गया है। संख्या को 3 से भाग करने पर शेषफल 1 बचता है। यदि भागफल को 2 से भाग करने पर शेषफल 1 बचता है और उसी संख्या को अगर हम 6 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा। सबसे पहले आप जान लीजिए, कभी कोई संख्या a है उसको हम b से भाग करें, उसमें अगर a का मान छोटा हो b से तो रिमाइंडर ही a हो जाता है। जैसे अगर कभी मैं 3 को भाग करूं 5 से तो रिमाइंडर क्या है बताइए, 3 है। मैं 10 को भाग करूं 13 से तो रिमाइंडर क्या है, 10 है। कारण बताइए, कारण ए है क्योंकि जो भाज्य है जिसमें भाग दिया जा रहा है वो भाजक से छोटा है, तो वही शेषफल हो जाता है। जब सवाल में हमसे कहा कि कोई एक नंबर था उसको अगर हम 3 से भाग कर रहे थे 3 से, तो रिमाइंडर कितना आ रहा था बोलिए, रिमाइंडर कह रहा था कि 1 आता है। करेक्ट है। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में उस नंबर को लेकर के परसेप्शन जो बना 1 का ही बना कि अगर मैं 1 को भी 3 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। लेकिन यह हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर पा रहा है कि नहीं, इसको ध्यान दीजिए। क्यों नहीं अच्छा कर पा रहा है कि नहीं, पहले सोचिए। क्योंकि इसने कहा है यदि भागफल को, जो भागफल मतलब 12 जो जाता है, वो 12 को अगर हम 2 से भागफल को हम 2 से भाग करेंगे तो भी शेषफल 1 बचता है। इसका मतलब हम समझ गए कि 1 को अगर हम भाग करेंगे 3 से तो 12 तो 0 जाएगा। 0 को तो हम ले नहीं सकते हैं। एक शेषफल के लिए इसके आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब हम लोग यहाँ पर कुछ भी, जैसे हमने सोचा कि 1 के बाद हम 2 मतलब इससे छोटा तो अब लेंगे नहीं हम लोग। यहाँ पर बड़ा मतलब बराबर भी नहीं ले सकते। बड़ा सोचा अगर 4 पर गए तो 4 की तरफ अगर हम गए तो 4 को अगर हमने 3 से भाग दिया, ध्यान से देखिएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 1 के 3। पहली चीज दोनों चीजें समझ लीजिए, केवल रिमाइंडर ही क्यों, क्योंकि बार की भी बात है ना। 3 1 के 3 जो कोसेंट है मतलब बार, वो 1 है और रिमाइंडर भी बोलिए कितना है, 1 है। अब हमसे कह रहा जो भागफल है यही भागफल है। अब इस भागफल को मतलब 1 को हम अगर 2 से भाग करें तो बार से मतलब नहीं, रिमाइंडर तो 1 ही है ना, क्योंकि ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है। अब सवाल में कहता है यदि संख्या मतलब कौन, यह 4, यह 4 ही संख्या है, इसको अगर हम 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। 4 6 से छोटा है, इसी पैटर्न पर चलिए तो रिमाइंडर वह कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप कोई भी पैटर्न, कोई भी, केवल मैंने जिस नंबर समूह को लिया उसके अलावा भी आप किसी को भी अपनी मर्जी सोच लीजिएगा, शेषफल ऐसी केस में इस कंडीशन के लिए आपको 4 ही मिलने वाला है। 4 इस सवाल का राइट सोल्यूशन होगा। आप सभी लोग अच्छे से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, मेरे हिसाब से आपको कंफर्म हुआ होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए। तो आइए अब अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं और इस सवाल को देखिए, पीआरटी का सवाल है 2023 का। मैं आपको बता दूं जो 2.0 और 1.0 एग्जाम था, कंपेरेटिवली 3.0 से टफ था। अब आप इस सवाल को देखेंगे और पिछले सवाल को कंपेयर करिए। जो पिछले सवाल हैं भले कि वो अलग चैप्टर्स के हैं, लेकिन अगर बाई पैटर्न चलते हैं तो यह सवाल पीआरटी की कंपैरिजन में, जैसे पीआरटी एग्जाम के हिसाब से देखा जाए और जूनियर का जो अब का एग्जाम था उससे टफ था, उससे मतलब इजी नहीं था। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको परीक्षा ऐसी प्रिपेयर करनी है परीक्षा के लिए कि जूनियर का हो प्राइमरी का हो, हम एक स्तर को बना के चलें कि आसान आए तो भी हम कर लें और टफ आए तो भी कर लें। अब इस सवाल को देखिए, हमसे कहा दो संख्याओं का योग 480 है। यदि बड़ी संख्या, उसमें एक संख्या बड़ी होगी दूसरी छोटी है, में अगर हम 2% की कमी करते हैं और छोटी संख्या में 10% की हम वृद्धि करते हैं तो प्राप्त संख्याएं बराबर हो जाती हैं। बड़ी संख्या लगभग, मतलब एग्जैक्टली कटेगा नहीं, लगभग पूछ रहा है। दो संख्याएं थी ए और बी, जुड़कर बोले कितना है, 480। अब हमको पता ही नहीं कौन बड़ी है कौन छोटी है, लेकिन चलिए इसको हम लार्जर मान लेते हैं, बड़ी मान लेते हैं, और इसको हम कौन मानते हैं, छोटी मानते हैं। अब कह रहा है बड़ी संख्या में हम 2% की कमी करते हैं, मतलब ए में अगर हम 2% की कमी करें तो 98 ए हो जाएगा। 98% लिख सकते हैं, 98 ए लिख लीजिए, क्योंकि 2% की कमी को आप समझ रहे हैं कैसे प्रेजेंट करेंगे। हम लिख सकते हैं 98% ऑफ ए। जितना ए था उसमें हमने क्या कर दिया, 2% की कमी कर दिया। और छोटी संख्या जो कि बी है उसमें हमने 10% की वृद्धि कर दिया, तो 110 बी हो जाएगा। परसेंट के रूप में लिखना चाहें तो आप पहले परसेंट के साथ लिख दीजिए। अब दोनों संख्याएं कह रहा है बराबर हो गई। पहली संख्या में अगर हमने 2% की कमी कर दी और दूसरी संख्या में हमने 10% की वृद्धि कर दी। कोई मान अपने लिए 100% होता है, 2% घटा तो 100 में से 2 निकला, 98% ए का हो गया, और इसमें 10% की वृद्धि हो गई तो मतलब 110% ऑफ बी हो गया। अब दोनों ये बराबर हो गए। अगर दोनों बराबर हो गए तो पहला काम परसेंट को परसेंट से खत्म करें। इसको डिवाइड भी करके देखिए कैसे किससे कट रहा है। जैसे हम देखिए 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10, 2 चौके 54, कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 होता है और 49 ए हो जाएगा बराबर 2 पंचे 10, 55 बी हो जाएगा। 49 ए और 55 बी दोनों बराबर हैं।
ऐसी केस में हमारा काम होता है ए और बी का रेशियो बना देना। रेशियो क्या बनेगा, अगर ए बटा बी करते हैं तो 55 बटा 49 हो जाएगा। मतलब बड़ी संख्या आपकी 55 हो गई और छोटी संख्या 49 हो गई। अब हमारे पास दोनों संख्याएं इस रेशियो में है जिनका जोड़ आपके पास 480 दिया गया है। ऐसी केस में क्योंकि अभी कैंसिल तो होगा नहीं, अनुपाती पदों को जोड़ दें। 9 5 14 होता है, 5 4 9 1 10 होता है, 104 हो गया। ठीक है ना, 55 है और 55 को 49 में जोड़ा तो 104 हो गया। 104 की तुलना तुरंत आप किससे कर दें, 480 से कर दें। 480 से कर दिया और हमको बड़ी संख्या यही है जो 55 को प्रेजेंट कर रही है, तो बड़ी संख्या का मान बताना है, अर्थात 55 का मान बताना है। अब ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट तो कैंसिल होने की स्थिति नहीं, लगभग की तरफ जा रहा है। मतलब आप इसको इससे डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें और इससे डिवाइड करें, होगा क्या, 55 गुणे 480 बटा 104। करेक्ट है, ऐसे कर दिया हमने, प्रेजेंट कर दिया। अब देखिए कैसे जा रहा है, 8 से करिए, 8 13 8 104 होता है, 8 संगे 48 60 होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 0 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 3 33, 3300 बटे 13 होगा। यह बड़ी संख्या का मान है। और अगर छोटी संख्या पूछा होता तो हम 55 की जगह 49 करते, 49 से कैंसिल होता। तो राइट सोल्यूशन इस सवाल का 3300 बटे 13 है, जो कि बी ऑप्शन में आपको दिया गया है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था। आप लोग इसकी तैयारी जरूर करिए, अच्छे से करिए और अच्छे से इस तरह के सवालों को आगे के लिए भी प्रिपेयर करिए। ऐसे सवाल साधारण ब्याज पर भी बनाए जाते हैं, जहां पर बढ़ना ब्याज से होता है, घटना भी मतलब डिपेंड करता है। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अब आइए देखिए, एक शानदार सवाल है जो कि बीपीएससी जूनियर जो 2023 का था, अर्थात टीआरई 2.0 का सवाल था। बहुत ही शानदार सवाल था। इसको किस्त के रूप में समझिए, और किस्त अगर आपने पढ़ा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर, तो आपको लगेगा उस पैटर्न पर यह काम ही नहीं हो रहा है। पहले आप समझिए किस्त का सिस्टम क्या होता है, क्योंकि सवाल को पढ़ने के बाद आपको लग जाएगा कि है तो किस्त का सवाल, लेकिन किस्त का कैसे, सुनिएगा। श्याम ने अपने घर की मरम्मत के लिए 1,80,000 रुपए का उधार लिया, 1,80,000 का। यह राशि 3 समान वार्षिक किस्तों में ब्याज के साथ वापस की जानी है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है, कितना है, 10%, तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के अंत में देय धनराशियां क्या है। देखिए दो चीज है, एक तो सबसे पहले एक पैसा उसने उधार लिया जो कि 1,80,000 है, ठीक है, और इसके उसने डिसाइड कर दिया कि हम 3 समान किस्तों में चुकता करेंगे। दरअसल अगर यह कोई ब्याज कंसीडर करता तो इसकी जो आउटस्टैंडिंग है ना, वो उस ड्यूरिंग, मतलब कितने समय तक के लिए इस पैसे को लिया था या कितनी बार में चुकता करना है, उसके बाद उस आउटस्टैंडिंग को क्लियर किया जाता, बनाया जाता कि कितना पैसा देय है। देय कभी साधारण पर डिपेंड करता है, कभी चक्रवृद्धि पर डिपेंड करता है, लेकिन इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं कहा है। न साधारण की बात किया है, न चक्रवृद्धि की बात किया है। अगर साधारण और चक्रवृद्धि की बात होती है या कोई की भी बात होती है, तो समान किस्तें और देय धनराशि दो अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे हमको लगता है कि जब हम कोई लोन लेते हैं और किस्तें जब जमा करते हैं, तो किस्तें हम बराबर करते हैं। जैसे हमने कोई लोन अगर मान लीजिए 2 साल के लिए लिया या 3 साल के लिए लिया, और हमने कहा 3 ही बार में मैं चुकता कर दूंगा, 10-10 हज़ार का ही अगर हमारा ईएमआई टोटल बना, 10,000 10,000 10,000 3 वार्षिक समान किस्तों में मैं चुकता करना है। मुझे लग रहा है कि मेरे अकाउंट से 10,000 जा रहा है, लेकिन बैंक जो पहली किस्त हमारी पाई, दूसरी किस्त के पाने तक उस पहली किस्त पर ब्याज भी ऐड करती है, और हमको इतना रिलैक्स करती है कि उस पैसे को जो हमने उसको दिया है उसमें उस समय का ब्याज ऐड करके हमारे देय धनराशि में कंसीडर कर लेती है। उसके दिमाग में होता है कि अगर हमने कोई पैसा, जैसे मान लो हम लोग अगर कोई लोन लेते हैं कुछ समय के लिए, क्या आप किस्त जो बनाती है या जो आप देते हैं पैसा रिटर्न करते हैं, तो क्या बिना ब्याज के रिटर्न करते? नहीं, ब्याज तो देते हैं ना, क्योंकि आपने एक समय के लिए एक पैसे को लिया है। उसी प्रकार से जब आपका पैसा जाता है किस्त के रूप में, भले ही आपको लगता है कि मैं बराबर बराबर किस्तें दे रहा हूं, वहां पर जैसे आप ऐसे समझिएगा तो कंफर्म होगा। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि कहा कि हम किसी पैसे को 100 रुपए की 3 किस्तों में चुकता करना चाहते हैं, और अगर ब्याज दर जैसे यहीं पर लिखा है उसी की बात करिए, अगर हम इसको ऐसे ही कंसीडर करें, तो आपको लगा कि हम 100 के 3 किस्तें बनवा लिए, बट बैंक मानती है ये जो पहला पैसा है, इसके बाद जब यह पैसा आया तो भले ही आपके अकाउंट से 100 रुपए गया, लेकिन बैंक इस 100 पर फिर 10% लगाकर इस पैसे को 110 मानती है। उसके दिमाग में है कि उनके अकाउंट से भले 100 आया है, लेकिन हमको 110 मिला क्योंकि हमारा इतने समय तक का ब्याज भी ऐड हुआ है। दूसरी बार वह इस पैसे को भले पाती है, लेकिन 2 साल का ब्याज ऐड करके इसको 120 मानती है। आई बात समझ में? सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए हम मान रहे हैं क्योंकि इसमें ब्याज का सिस्टम नहीं बताया। 1,80,000 का टोटल आपने ऋण लिया था, आपने निर्धारित कर लिया कि हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके इसको दे देंगे, चुकता कर देंगे। पहला किस्त आपने 60,000 का बना लिया, ठीक है, आपने कहा हम 60-60 हज़ार की किस्त बनाएंगे, लेकिन सही में आप 60-60 हज़ार की किस्त भले बनाए हैं, बट देय धनराशियां क्या है उसको सुनिएगा कैसे माना जाता है।
जब आप अपने आउटस्टैंडिंग टोटल आउटस्टैंडिंग में से पहली किस्त देते हैं तो आपकी आउटस्टैंडिंग कम हो जाती है। अगला जो रेट लगेगा, अगला जो ब्याज आएगा वो नेक्स्ट सेम बचे पैसे पर आएगा। आपने यहाँ पर जो पैसा भले 60,000 दिया है, 60,000 नहीं देंगे, 60,000 प्लस इस पर 10% का ब्याज, इस पर 10% का ब्याज मतलब 1,80,000 पर। अब 1,80,000 पर अगर हम 10% निकाले, देखिए यहाँ निकाल रहा हूँ, 10% मतलब 1/10 आएगा कितना बताएं, 18,000। मतलब हम मानेंगे कि यहाँ पर जो देय राशि पहली थी वो 18,000 जोड़ दीजिए तो कितनी हो गई बताएं, 18,000 जोड़ना है हम लोग को, ध्यान देना इस बात को। 18,000 को जोड़ देने से 78,000 रुपये हो गया। तो पहली देय राशि कितनी हो गई, 78,000। अब दूसरे पर बढ़ते हैं। सोचो अगर हम 1,80,000 से अगर हमने 60,000 निकाल दिया तो बचा कितना, 1,20,000। यहाँ पर बचा कितना रहा होगा, 1,20,000। अब इस 1,20,000 पर फिर 10% जब आएगा तो इसका 10% कितना हो जाएगा, ए होगा 12,000। 12,000 जोड़ दीजिए तो इसकी जो देय राशि हो गई 72,000 रुपये हो गई। करेक्ट है, यहाँ पर देय राशि कितनी हो गई, 72,000। तो पहली देय राशि 78 थी, दूसरी 72 है। तीसरा फिर 1,20,000 में से 60,000 निकलेगा। जब 60,000 निकलेगा तो बचेगा कितना, बोलिए, 60,000 बचेगा। अब 60,000 पर 10% होगा तो 6,000 ऐड होगा। इसका जो 10% होगा 6,000, तो 66,000 रुपये हुआ। इस प्रकार से तीन देय राशि आपकी, पहली 78,000, दूसरी 72,000 और तीसरी 66,000। 78,000, 72,000, 66,000 के रूप में यहाँ पर काउंट की जाएगी जो पहले ऑप्शंस में आपको दिया है। ये सवाल अच्छा है, सवाल थोड़ा डिफरेंट भी है, यूनिक भी है। ऐसे सवाल को किस्त के रूप में आप कंसीडर करिए जो आपको फेस करने को मिल सकता है। बहुत बढ़िया सवाल है। अगले सवाल पर आइए। पांच संख्याओं का औसत 27 है। यदि एक संख्या हटा दें तो औसत 25 हो जाता है। निकाली गई संख्या का मान बताओ क्या था। प्राइमरी 2024 अर्थात टीआरई 3.0 और इस पर पूछा गया सवाल, पीआरटी में पूछा गया सवाल है। औसत को पहले एक फार्मूले से आप जान लो कि औसत क्या होता है, योग बटा संख्या होता है। सबको जानकारी है, सबको कंफर्म है। हमने ऐसे के लिए क्या लिखा, यहाँ पर संख्या और हमने लिखा औसत। करेक्ट है, संख्या लिखा और औसत लिखा। संख्या कितनी है, 5, औसत कितना है, 27। संख्या 5 है, औसत 27 है। अब इसने हमसे कहा कि एक संख्या अगर हम निकाल दें, एक निकला तो यह मान हो गया 4, संख्या 4 हो गई। औसत 25 हो गया, मतलब 2 कम हो गया। अगर हम डायरेक्ट एडिशनल करना चाहते हैं तो योग कर लें। भाई योग बराबर क्या होगा, औसत गुणे संख्या। जब 5 संख्याएं थी तो औसत 27 था, तो उसका योग क्या था, 5 सते 35, 5 दूना 10, 3 13, 135 था। जब 4 हो गई तो 25 100 के 100 हो गया। कितने का फर्क है, 35। जो निकली है संख्या उसका मान कितना था, 35। उत्तर तो आ गया 35, पहला ऑप्शन भी है। बट इस तरह के सवाल को हल करने का एक तरीका और ध्यान दे दीजिए, वो ये होता है, अगर हम कोई संख्या निकाल रहे हैं, ठीक है, शामिल होना और निकालना 2 प्रकार का कॉन्सेप्ट होता है। औसत में कमी हो रही 2 की कमी हो रही है, तो आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा। आपको करना होगा कि जैसे देखिए, पुरानी संख्या पुराना औसत, नई संख्या नया औसत, ठीक है। तो अगर हम पुराना औसत ले रहे हैं तो हमें नई संख्या के पास आना होगा, ठीक। और ये जो कमी है, इस कमी को इस पर अप्लाई करना होगा। 8 आया। अगर यहाँ नेगेटिव 8 है क्योंकि कमी पर था तो इसको लाकर जोड़ना पड़ेगा। निकालने पर उल्टा रिस्पॉन्स करना होता है। अगर ये वृद्धि हुई होती तो घटाना पड़ता, और कमी है तो जोड़ना पड़ेगा। 27 8 मिलकर 35 होता है। यह मान, इसका उत्तर पहला ऑप्शन है, 35 है। करेक्ट आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। शामिल जब होता है तो जो रिस्पॉन्स यहाँ रहता है सेम उसी को लेकर, जैसे अगर वृद्धि थी, कमी थी तो घटाना होता, और वृद्धि होती तो जोड़ना होता। इसी के लिए मैंने आपको ट्रेडिशनल भी समझा दिया, इस पर भी बता दिया, रियलिटी में आपकी समझिए और ऐसे सवालों को फेस करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। लास्ट सवाल हम लोग करते हैं, बीपीएससी जूनियर 2023 का सवाल है, मतलब यह टीआरई 2.0 का सवाल है। सवाल में कहा है कि 3 पर्सन है, पी है, क्यू है और आर एक काम को क्रमशः 6 घंटे, 8 घंटे और 15 घंटे में पूरा कर लेते हैं। उन्होंने एक साथ काम किया और पारिश्रमिकी अर्थात जो मजदूरी मिली उसको रुपए 9,460 मिली थी और उसको बांटना है। तो पारिश्रमिकी में उनके हिस्से क्रमशः क्या है, मतलब उनको कितने कितने रुपए मिले, ये हमको निर्धारित करना है। मैं आपको बता दूं, अगर कभी कोई हम लोग काम मिलजुल कर करते हैं तो हमको जो मिलने वाला लाभ होता है, जो मतलब जैसे यहाँ पर पारिश्रमिकी है, मजदूरी है, वो हमारे इनपुट पर, हमारे इफर्ट पर, हमारी इफिशियंसी पर निर्भर करता है। हम कितने समय में काम पूरा करते हैं इस पर निर्भर नहीं करेगा, हम कितना काम एक यूनिट समय में करते हैं इस पर निर्भर करेगा, मतलब क्षमता पर निर्भर करेगा। क्षमता जिसकी ज़्यादा रहेगी वो ज़्यादा अर्न करेगा, जिसकी कम रहेगी वो कम अर्न करेगा। और इस समय उसी का जस्ट उल्टा होता है, जिसकी क्षमता ज़्यादा रहेगी वो जल्दी काम कर लेगा और जिसकी क्षमता कम रहेगी वो देरी से काम कर पाएगा। 3 पर्सन है, पी है, क्यू है और आर है।
इनके द्वारा काम को पूरा करने में लगा समय है 6 घंटे, 8 घंटे और 15 घंटे। अब ऐसी कंडीशन में हम लोग ऐसी संख्या सोचते हैं क्षमता निकालनी, क्योंकि ये तो समय है। एक ऐसी संख्या जो तीनों से कट जाए, वह संख्या क्या हो सकती है? वह संख्या अगर आप ऐसे सोचिए तो 120 हो जाएगी। 120 तीनों से कट जाएगा, तो हम क्या करें, हम इनकी क्षमताएं देखिए निकालते हैं। 6 से इसको भाग करिए, क्षमता मतलब यूनिट समय में किया गया, इसी में पैसे बटेंगे। 6 से भाग करिए 20 आया, 8 से भाग करिए 15 आया, 15 से भाग करिए 8 आया। ये तीनों की क्षमता, अब देखिए जिसका समय सबसे कम था उसकी क्षमता सबसे ज़्यादा है, जिसका समय सबसे ज़्यादा था उसकी क्षमता सबसे कम है। पैसे भी उसको उसी हिसाब से दिए जाएंगे। टोटल पैसे मिले कितने हैं तीनों के मिला करके? तीनों का जो पैसा है पी क्यू आर का 9,460 रुपये है, जिसमें ध्यान से देखिएगा जो पी का हिस्सा, क्यू का हिस्सा और आर का हिस्सा कैसे है। पी का हिस्सा, क्यू का हिस्सा, आर का हिस्सा कुछ ऐसे है। इसको 20 मिला, इसकी क्षमता 20 है, इसकी 15 है, इसकी कितनी है 8 है। इस प्रकार से तीनों की क्षमताएं दी गई हैं। इसी क्षमता में ही हमें इस पूरे पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अनुपाती पदों को जोड़ दीजिए ऐसे में, क्योंकि टोटल जुड़ करके ही तो पैसे दिए हैं। तो 20 15 35 होता है, 35 8 43 होता है। 43 बराबर हम 9,460 कर देते हैं। अब एक बार अगर जाएगा तो 43 1 43 होगा, और 4 से 3 1 हो गया, 9 से 4 5 हो गया, 6 जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं इसको, देखिए एक बार जैसे अगर हम पूरी 1 सेकंड, 2 बार जाएगा, क्योंकि एक बार से तो यहाँ पर पूरी तरह सेट ही नहीं हो पा रहा है। 2 बार गया, 43 दूना 86 हो गया, 86 4 और 8, फिर से 43 दूना 86 होगा, ये 220 हो जाएगा। फिर से देख लीजिए 43 दूना 86, 6 हासिल 8 हुआ, 43 दूना 86, 86 आपका 8 94 हो गया। एक का मान अगर 220 हो गया तो पी का मान कितना होगा? पी का अनुपाती हिस्सा 20 है, तो 20 से गुणा करें, शून्य हो गया, 22 दूना 44, तो पी का हिस्सा 4400 रुपये हो गया। क्यू का हिस्सा देखिए कितना होगा, 15 है, 15 के हिसाब से जाते हैं तो 15 शून्य शून्य, 15 दूना 30, 15 दूना 30 3, 3300 रुपये हो गया। ऐसे आर के हिस्से पर चलते हैं जो सबसे कमजोर काम किया है, 8 से गुणा करें शून्य, 8 दूना 16, 8 दूना 16 17, 1760 हो गया। 4400, 3300 और 1760 जो बी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, राइट सोल्यूशन आपके सवाल का बन जाएगा। आशा करता हूँ सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस तरह से टीआरई के इन सभी सवालों को आप लोग कवर कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, और ऐसी रेगुलर प्रैक्टिस के लिए, रेगुलर कनेक्टिविटी के लिए आप हमसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के मीडियम से जुड़ जाइए। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और अच्छा लगे तो भाई अपने फीडबैक और सुझाव भी दीजिएगा। जो आप जैसा कहेंगे, जिस हिसाब से आपके फीडबैक आएंगे, उस हिसाब से हम आगे की योजना भी बनाएंगे। चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा अगर नए हैं तो। बाकी हम लोग नेक्स्ट और ऐसी ही प्रैक्टिस में, ऐसी ही क्लास में फिर से आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।